हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित और ईपीएफओ एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये लेक्चर्स डेली आएंगे, आपके एग्ज़ाम तक आएंगे, तो इनको कोई से को भी आप छोड़े नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है आपके सिलेबस का, उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस वीडियोज़ यहाँ पर बनाए हैं, उनमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है एक तरह से, और ये छठा लेक्चर है करंट अफेयर्स सेक्शन के अंदर। तो नए जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई भी अगर इस तरह का आता है लेसन जो डेली आते हैं, उनका जो ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पीडीएफ जो है वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 90-90-90 टारगेट्स, ये किससे रिलेटेड हैं? इसका न्यूज़ में कई बार मेंशन आता है, और जो पिछला 1.5 साल गया है, जो सारा कोरोना का टाइम गया है, उस टाइम पर ये डिजीज़, वैक्सीनेशन, इन चीज़ों की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 90-90 टारगेट जो है वो किससे रिलेटेड हैं? वैक्सीनेशन से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, HIV स्ट्रेटेजी से, या किसी और से? तो इसका आंसर होगा HIV स्ट्रेटेजी। ये जो 90-90-90 स्ट्रेटेजी या टारगेट जो है ना, इसी में दिए जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, और ये 1988 में ये फाउंड हुआ था, WHO ने किया था। पहला दुनिया का ग्लोबल हेल्थ डे था ये, जिसमें एड्स के लिए अवेयरनेस फैलाने की बात हुई थी। एड्स क्या है? एड्स देखिए एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब कि एक स्थिति है जहाँ पर काफ़ी बीमारियों से बॉडी ग्रसित हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इस एड्स वो स्टेज क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, नॉर्मल बीमारियां जो हैं वो बॉडी को घेर लेते हैं, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो कम क्यों होती है? वो HIV वायरस के कारण होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके कारण। तो वायरस है HIV, और जो डिजीज़, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज़, और वो जो स्थिति है उसको सिंड्रोम कहते हैं, वो सिंड्रोम उससे हो जाता है। तो 2020 की जो थीम इस बार थी, वो थी ग्लोबल सॉलिडारिटी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज। दिक्कत क्या है इस बार, क्यों मेंशन आ रहा है? क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज इसकी डिसरप्ट हो गई कोरोना के कारण, और इसमें जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग्स दी जाती हैं, उनके सप्लाई में दिक्कत आई है। पहले से ही इसमें इशू चल रहे थे 2019 से ही, और अभी इसमें और दिक्कतें आ गई हैं। तो जो पेशेंट्स हैं उनको टाइम पर जो है ये मेडिसिन वगैरह, एंटी वायरल ये ड्रग्स वगैरह जो हैं, उनके सप्लाई में कमज़ोरी आई है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। और वैक्सीनेशन, कुछ और डिजीज़ के भी जो हैं प्रॉब्लम में पड़े हैं। तो ये पिछले 2 साल से बड़ा ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इसमें एक स्ट्रेटजी ये थी 90-90-90, इसका मतलब ये है कि 90% जो लोग जिनको HIV है उनको एक तो पता हो कि उनको HIV है, और 90% लोग जो डायग्नोस होते हैं उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और 90% लोग जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको वायरल सप्रेशन हुआ है, मतलब वायरस थोड़ा कमज़ोर पड़ा है उनकी बॉडी में दवाइयाँ लेने से। तो ये 3 चीज़ जो है ये 90-90-90 स्ट्रेटजी है। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ भी घोषित किया गया था। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से, इनमें किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2030 तक जो है एड्स को एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी इसका रिलेशन है। नेक्स्ट है एम सेसेशन प्रोग्राम। ये किससे रिलेटेड है? एम सेसेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन से, GST कॉम्पनसेशन, सेस से, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, या किसी और चीज़ से? तो देखो, तुक्का लगाओगे तो आप इसको सेस वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसका रिलेशन जो है वो ट्रेड, सेस, इन सब से नहीं है। इसका रिलेशन है टोबैको से। देखो, एम सेसेशन ये है इनिशिएटिव, मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टोबैको का सेसेशन करने का, मतलब टोबैको का यूज़ जो है वो लोग कम करें, उसके लिए मोटिवेट हों। उसके लिए ये एम सेसेशन ऐप जो है ये लॉन्च की गई थी, और ये जो प्रोग्राम है ये 2016 में ही लॉन्च हो गया था, ठीक है। गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसके तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। इसमें मैसेजिंग होती है, 2 वे मैसेजिंग होती है। जो टोबैको यूज़ करता है और जो उसको छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए हेल्प इसमें होती है। इधर से वो मैसेज करेगा, फिर उसको हेल्प के लिए उधर से मैसेज आएगा। इस तरह से ये है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल ही रहा है हमारे देश के अंदर, और इसका इसमें सारा योगदान है, और WHO का भी इसमें योगदान है। एक इसमें और प्रोग्राम जो है वो साथ दे रहा है, वो है बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव। ये किसका है? ये WHO का नहीं है। ये जो बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव जो है ना, ये वाला, ये इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का, ITU का है। याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन है। तो ये
किसके लिए है मेनली बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है, एनसीडीज़ के लिए। नाम सुनते ही डर लगता है सभी को एनसीडीज़ का। एनसीडीज़ क्या होती हैं? जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। एक आदमी को है तो दूसरे को उससे नहीं फैल सकती हैं, लेकिन डेवलप बहुत लोगों में हो सकती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस और जो आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके कारण ये बढ़ती जा रही हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए इनिशिएटिव है बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव, ITU का इनिशिएटिव है। तो ये इसमें भी हेल्प कर रहा है जो एम सेसेशन प्रोग्राम हमारा है। नेक्स्ट है हनी। देखो एक न्यूज़ में आया था शहद के रिगार्डिंग, मेजर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका टेस्ट हुआ था और टेस्ट के अंदर वो अधिकतर जो है वो अडल्टरेटेड पाए गए हैं, मतलब उसमें मिलावट मिली है और जो प्योर हनी वो नहीं है। और 50% से भी उसकी मात्रा मिली है जो उसमें एक चाइनीज़ सिरप जो है वो डाली जाती है, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह जो होते हैं नॉर्मली क्वालिटी टेस्ट उसको पास कर जाती है वो चाइनीज़ सिरप, उनको इसमें मिलाया जाता है। इसका मतलब वो प्योर शहद नहीं है। तो जो शुद्ध के नाम से ऑर्गेनिक के नाम से बेच रहे हैं धड़ल्ले से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो सब इसमें फेल हुई हैं अधिकतर। अब देखो हनी जो है उसकी स्वीटनेस कहाँ से आती है? सुक्रोज से आती है। सुक्रोज एक शर्करा है या जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट है। तो नहीं, ये गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है क्योंकि ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जब इतना बड़ा इशू हुआ है और ये हेल्थ से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन जरूर UPSC पूछ सकता है। तो सुक्रोज से क्या इसकी स्वीटनेस आती है? नहीं। देखो अलग अलग तरह की शुगर्स होती हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, बहुत ग्लूकोज, कई तरह की होती हैं, तो उनकी मिठास भी अलग होती है। लैक्टोज होता है, जैसे दूध में लैक्टोज होता है। तो क्या सुक्रोज इसका सोर्स है हनी का? नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट है NMR टेस्ट। क्या ये असर्टेन कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन को, मोलिकुलर लेवल तक के कॉम्पोजिशन को क्या चेक कर सकता है? तो ये बात सही है, NMR टेस्ट ये हुआ था और ये इसी ने बताया था कि हनी जो है वो मिलावट वाला है जो इंडिया में बिक रहा है बड़ी कंपनियों द्वारा, जो जिनकी बड़ी बड़ी जो मेजर कंपनियां जो काफ़ी नाम हम सुनते हैं, उन सब के इसमें टेस्ट में फेल हुए हैं सैंपल्स। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली 2। पहला इसमें गलत है। ये देखो इन्वेस्टिगेशन किसने की है? CSE ने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च बॉडी है, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये कोई गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इसके पब्लिकेशन से, डेटा से भी बहुत क्वेश्चन UPSC पूछता है CSE से। अब हनी की स्वीटनेस आती है, कुछ मोनोसेक्राइड हैं, जैसे फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। मोनोसेक्राइड की मतलब एक ही तरह की ये शुगर है, मिक्स नहीं है। तो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, इन दो से इसमें आती है स्वीटनेस। और जो सुक्रोज एक होती है जिसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज किससे बनती है? जैसे गन्ने से बनती है। तो सुक्रोज जो है वो नॉर्मली हम चीनी, जो सफ़ेद रंग की जो चीनी मिलाते हैं उसमें, वो सुक्रोज से बनती है। तो जैसी उसमें मिठास होती है वैसी ही मिठास हनी में भी होती है, थोड़ी सी टेस्ट में अलग होती है क्योंकि उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। तो ये इसमें फ़र्क है। 1 टेबल स्पून जो होता है उसमें लगभग 46 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जो प्योर अगर हनी है तो। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हज़ारों सालों से इंसान जो है इसका यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया वगैरह सब जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है, हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होता है। कई हज़ार साल पुराना हनी भी मिला है ट्रैप्ड चट्टानों के अंदर, इन सब के अंदर। NMR टेस्ट इसीलिए होता है, ये मॉलिक्यूलर लेवल तक, मतलब एक एक जो अणु जो लेवल होता है वहाँ तक जो है कॉम्पोजिशन बता सकता है कि भाई ये किस चीज़ से बना हुआ है ये प्रोडक्ट। तो इसी ने बताया था। और ये क्वालिटी चेक जो है इसमें, ये बहुत सारी कंपनियां फेल हुई हैं इसमें, क्योंकि वो उस चाइनीज़ सिरप का इस्तेमाल कर रही थी जिसको वो उसमें ऐड कर रहे थे। एडिटिव्स हैं उसमें, मतलब प्योर हनी नहीं था वो। नेक्स्ट है, इन गैसेस को अरेंज करना आपको ग्रीन हाउस फैक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेट चेंज बड़ा मुद्दा बनता ही जा रहा है। 2011 से लेकर 20 तक का जो दशक था वो सबसे वार्मेस्ट रहा अभी तक का। 3 उसमें ऐसे ईयर्स गए हैं जो हॉटेस्ट हैं। 2016 तो सबसे ही हॉट ईयर माना जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। उससे इकोनॉमिक लॉस और इकोलॉजिकल लॉस, हर तरह के लॉस होते जा रहे हैं और वो इतना बड़ा इशू है कि हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ा हुआ है। हमारी सारी ग्रोथ, हमारे सारे प्रोग्राम, हमारे सारा जो इनिशिएटिव्स, प्लानिंग, सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी अगर हम अर्थ पे रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और तो ऐसी जो है स्टडीज़ आ रही हैं कि अगले 20 साल के अंदर अंदर जो है, जो चीज़ हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगले 100 साल में जो टेम्परेचर चेंज होगा एवरेज वाला,
वो अगले 20 साल में भी हो सकता है। और सी का जो लेवल है वो राइज लगातार होता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े कई 100,000 किलोमीटर्स के जो आइस के बड़े बड़े चंक्स हैं वो टूट के समुद्र में गिर रहे हैं। अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, दोनों जगह ये हो रहा है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस जो है वो कितने टाइम तक एनवायरनमेंट में रहती है, उसका क्या पोटेंशियल है हीट को ट्रैप करने का, और ग्रीन हाउस फैक्टर क्या है। तो ये न्यूज़ में आता रहता है। तो इसमें देखो CO2 है, N2O है, CH4 है, मीथेन है, और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इनमें आपको बताना है इनके फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो देखो इनको अगर देखेंगे तो एक सिंपल सी बात है कि CO2 जो है वो सबसे पीछे इसमें रहेगी। CO2 इन सब में सबसे कमज़ोर मानी जाएगी। लेकिन बात इसकी ज़्यादा क्यों चलती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस में मिलती है, सबसे अधिकता में यही गैस मिलती है, और गैसेस की मात्रा इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, लेकिन उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B 2314। सबसे कम CO2, उसके बाद जो है CH4 मीथेन, उसके बाद N2O, और उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये देखो H2 मतलब पानी, जो भाप होती है, जो वाटर वेपर है वो भी हीट को ट्रैप करती है, उसका ग्रीन हाउस फैक्टर 0.1 का होता है। CO2 का 1 का होता है, CH4 मीथेन का होता है 30 का, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है 160। और देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, N2 नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और NO2 जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें फ़र्क जो है वो आप याद रखना, क्योंकि ये स्कूल लेवल के साइंस की बातें हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसका फैक्टर 20,000 तक होता है। अब इनकी अबंडेंस इस तरह से दी हुई है। देखो सबसे पहले जो आप देखेंगे ये CO2 का इतना है, CH4 का इतना है, सबसे ज़्यादा तो H2O मिलती है, क्योंकि H2O जो है लगातार जाती है, फिर उससे बारिश हो जाती है, वो नीचे आ जाती है, तो उसका तो बहुत वेरी करता रहता है। वाटर वेपर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एनवायरनमेंट की, उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर में। लेकिन बाकी गैसेस इस तरह से रहती हैं। अबंडेंस का फैक्टर मतलब वहाँ वो टिकी हुई हैं। ये इनके मेन सोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत जिम्मेदार है, और जो ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है, चाहे वो लाइव स्टॉक से हो या फिर जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनसे हो, या और बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो वो CH4 एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। N2O आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इसका बड़ा सोर्स है। और भी गैसेस होती हैं, ये जो व्हीकल चलते हैं उनमें भी बहुत निकलता है ये। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेटा है, ये और भी ज़्यादा आपके काम आएगा। जो फ्लोरिनेटेड गैसेस जिनको बोलते हैं, कौन सी होती हैं, जैसे HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं, PFC है, ऐसे ही NF3 है, SF6 है। SF6 इसमें सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अगर 100 ईयर का टाइम स्पेन देखा जाए तो पोटेंशियल इनका बता रखा है, मतलब 100 साल तक ये रहें एटमॉस्फेयर में, तो इनका पोटेंशियल इतना है। SF6 का 22,800 है, इतने गुना खतरनाक ये है। और SF6 3200 साल तक रह सकती है एटमॉस्फेयर में। तो सोचो एक इसका जो मॉलिक्यूल है वो भी 3600 साल तक, 3200 साल तक रह सकता है। तो ये कितने आगे आने वाले हज़ारों साल तक एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी, और इतनी खतरनाक है ये, क्योंकि ये हीट ट्रैप करती है बहुत ज़्यादा। ये इनके सबके दे रखे हैं प्रॉपर्टीज़। मीथेन देखो 12 साल तक लगभग रहती है, लेकिन इसका कंसिस्टेंट जो है एटमॉस्फेयर में मिलावट होती है, इसलिए ये बनी रहती है। अगर मान लो आज रोक दें सारी मीथेन को, तो ये अगले 12 साल तक रहेगी, ये इसका मतलब है। 100 साल के टाइम स्पेन में अगर इसका पोटेंशियल देखें तो 251 का है, SF6 का जो 22,600 का था। ठीक है, एक N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने गलत बोला था, नाइट्रस ऑक्साइड है वो। इसका लाइफ टाइम जो एटमॉस्फेयर में वो 114 सालों का है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो इसका देखा जाए 100 सालों के टाइम स्पैन में, तो 298 का है, मतलब मीथेन से ज़्यादा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 + FlC2। ये बहुत न्यूज़ में हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। तो ये किससे रिलेटेड है? वैक्सीनेशन से, टैक्स असेसमेंट से, क्लाइमेट चेंज से, या जो मैकेनिज्म MSP की CACP बताती है उससे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में जो एकदम आपके देखे हुए होंगे और आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो बहुत सिंपल है, MSP मैकेनिज्म से इसका रिलेशन है। जो कॉस्ट
एग्रीकल्चरल कॉस्ट निकालने की जो बात है और उसके बेसिस पे एमएसपी जो डिसाइड की जाती है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसलिए ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो है वो चलता है हमारे देश के अंदर, गवर्नमेंट गारंटी करती है राइटिंग में इसके अंदर, जो क्रॉप्स इसमें बताती है उसके ऊपर एमएसपी मिलेगा। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 गुना देने की इसमें बात है एमएसपी। अब ये जो 1.5 गुना काउंट करने की जो बात है, उसी की मैकेनिज्म के अंदर ये टर्म्स आते हैं, A2FL, ये सारे। एमएसपी जो है वो क्या है, वो मिनिमम प्राइस है किसी भी क्रॉप के लिए, जिसको गवर्नमेंट कंसिडर करती है एज ए रिम्यूनरेटिव प्राइस, कि भाई इसको इतना मिलना चाहिए, ये डिजर्विंग है। ठीक है, 2018-19 का जो बजट आया था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 1.5 गुना जो है वो रखा जाएगा, जो भी इनका कॉस्ट लगता है उसमें 1.5 गुना, उसके 1.5 गुना प्राइस कम से कम एमएसपी में होनी चाहिए। CACP जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब देखो, एक बात है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये सारा स्टडी करती है, सारा रिकमेंड करती है, सारा एडवाइस करती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है। कैबिनेट जो है वो डिसाइड करती है इसमें कि क्या रखी जाएगी प्राइस, ये खुद डिसाइड नहीं करती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। इसलिए इसका रिकमेंडेशन जो होते हैं गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो ये CACP जो है वो एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। 1965 में ये एग्जिस्टेंस में आया था और ये रिकमेंड करता है कि ये एमएसपी होनी चाहिए 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए, और शुगर केन के लिए जो FRP मिलती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वो रिकमेंड करती है। रिकमेंड याद रखना। खरीफ सीजन की 14 क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। देखो, इसमें देखते हैं हम कि सीरियल्स जो हैं, मतलब अनाज जो 7 हैं, एक तो पैडी, व्हीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज और रागी। पल्सेस, दालें, ग्राम, अरहर या तुर, मूंग, उड़द और लेंटिल, ये हैं। ऑयल सीड्स 8 हैं, और जो कॉटन है और शुगर केन है, ये इस तरह से ये सारी होती हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बहुत सारे ये यूज़ करता है प्राइस को निकालने में, कॉस्ट को निकालने में। एक्चुअली प्राइस, कॉस्ट इसको बोलना चाहिए हमें। ठीक है, कल्टीवेशन का कॉस्ट है, उसमें लेबर लगता है, सब कुछ है उसमें। ये देखो मैकेनिज्म है यहाँ पर। एक तो CACP कोई भी फील्ड बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट नहीं लगाता है खुद से, याद रखना। ये प्रोजेक्शन कैसे करता है, जो स्टेट वाइज और क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट वाला जो एस्टिमेट्स जो आते हैं, ये कौन देता है ये एस्टिमेट्स? डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, वो एस्टिमेट बताता है और उसके हिसाब से CACP जो है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, और जनरली ये 3 साल के लैग से आते हैं, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि ये इसी साल का ये सारा डेटा है, 3 साल के लैग से आता है, इसलिए भी बहुत मार पड़ती है किसानों के ऊपर इसमें। अब 3 तरह की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें देखी जाती हैं। एक तो होता है A2 होता है सारे जो पेड आउट कॉस्ट है, मतलब भाई वहाँ पर एग्रीकल्चर लेबरर्स रखे, उनको जो कॉस्ट दी गई है, जो उनको पैसा दिया गया है वो आएगा। और जो बीज खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, पेस्टिसाइड्स में हायर्ड लेबर, लैंड जो लीज है की है वो, फ्यूल, इरिगेशन, इन सब की जो पे करता है वो कॉस्ट, वो सब निकाल के A2 निकाली जाती है। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ती है, वो है फैमिली लेबर, क्योंकि अधिकतर जो किसान है हमारे देश के अंदर, उनके अंदर सारी फैमिली उसमें काम करती है, तो उसका कोई रिकॉग्निशन होता नहीं है, लेकिन इसमें FL को, फैमिली लेबर को इसमें शामिल किया गया है, तो A2+FL है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है A2+FL। एक C2 जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है, मतलब इसमें कुछ और ऐड हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो रेंटल्स, मतलब जो रेंट दिया जाता है ज़मीनों का, और जो इंटरेस्ट जो लगा है कोई चीज़ लोन वगैरह लेने के अंदर, ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स हैं, उनका भी कुछ इसमें कॉस्ट निकलता है। तो C2 में ये सब भी शामिल हो जाते हैं, मतलब कि A2+FL के अंदर ये चीज़ और जुड़ती है C2 के अंदर, मतलब सबसे बड़ा जो मेजर है इनमें वो C2 है। इससे छोटा है A2+FL और इससे छोटा है A2, ऐसे करके, ऐसे याद रखना। तो ये सारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोर इशू है, जिसकी बहुत बात चल रही है। MS स्वामीनाथन जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं किसान कि ये C2 कॉस्ट के लिए ये अप्लाई होना चाहिए।
जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स आया था, स्वामीनाथन कमीशन इसको बोला गया था क्योंकि उन्होंने उसको हेड किया था, तो उसने जो ओरिजिनली रिकमेंड किया था एमएसपी फॉर्मूला, वो कहते हैं C2 कॉस्ट के ऊपर था और वो अप्लाई होना चाहिए। ये फार्म एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि C2 कॉस्ट जो सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है जिसमें सब शामिल होता है, उसके आधार पर एमएसपी तय होना चाहिए। और गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, गवर्नमेंट ये कहती है कि CACP जो कंसिडर करता है वो इन सबको करता है, A2+FL और C2 को भी करता है। तो ये सारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मैटर है, इसमें सारा पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। नेक्स्ट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इसकी भी बहुत बात 2-3 सालों से चल रही है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या? वो टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्राइमरीली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शन प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश भी काम आएगी, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। ज़्यादा पॉपुलर वर्ड कई बार इंग्लिश के होते हैं। तो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो दिखने में बहुत अच्छे लगें, ठीक है, जो सुंदर चीज़ें हों, जो बिल्कुल आपको देखते एकदम पसंद आए, इस तरह की एडवांस्ड। तो क्या एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फोकस किए जाते हैं इसमें? नहीं, ये गलत है। एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के को नहीं इसमें ध्यान रखा जाता है। इसमें मेन काम होता है कि टेक्निकल क्वालिटी होनी चाहिए, फंक्शनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो पैराशूट बन रहा है, अब पैराशूट कैसा दिख रहा है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो कितना मजबूत है ये मैटर करता है। तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है एग्रोटेक। ये टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल कैटेगरी में नहीं आते हैं एग्रोटेक वाले, तो ये भी गलत है। जैसे कि मान लो तिरपाल का नाम आपने सुना होगा, वो जो लगाते हैं कोई भीग ना जाए, कोई बड़ा इकट्ठा किया हुआ अनाज वगैरह जो रखा है कहीं पर, तो उसके ऊपर वो उसको ढकने के लिए लगाते हैं, तो वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल है, ठीक है। वो सिंपल कपड़ा तो है नहीं, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडिया इसमें लीडिंग कंट्री बन सकता है और इसका जो डोमेस्टिक यूज़ है वो बढ़े, इसके लिए बहुत स्टेप्स उठाए गए हैं। तो ये दोनों ही बात गलत हो गई। D9 इसका आंसर होगा। ये देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है एक डेडिकेटेड, वो इसके लिए बनाई गई है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं इसके लिए। EPC जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये किसका पार्ट होगी? जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन चल रहा है, इसका पार्ट होगी, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। और ये जो मिशन है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, फरवरी 2020 में स्टार्ट हुआ था। 1480 करोड़ रुपए का इसमें आउटले था शुरुआती, और इसमें एम ये किया गया है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, वो $40 बिलियन तक पहुँचे। 40 बिलियन डॉलर से लेकर $50 बिलियन तक पहुँचे 2024 तक, अगले 3 साल में। तो वैसे तो ये 20 में आई थी स्कीम, तो 4 साल के लिए आई थी, तो 4 साल में 2024 तक $50 बिलियन तक पहुँच जाए, ये इनका एम है। इसमें 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट। सभी के अंदर मुद्दा वही है कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग में और क्वालिटी आए, इंडिजिनस मशीनरी का यूज़ हो और इंडिजिनस सारा प्रोडक्शन हो। और एक मिशन डायरेक्टोरेट भी इसके लिए काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। अब टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है वो ये बता रखा है कि ये वो टेक्सटाइल के मटेरियल हैं या प्रोडक्ट हैं जो कि टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए बनाए जाते हैं, ना कि एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, रादर देन एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, ठीक है, प्रूफ जैकेट्स जैसे होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन है, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये भी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिंपल टेक्सटाइल के अलावा, और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गई अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नए तरीके का देश में चाहते हैं तो इस पे बहुत जोर चल रहा है। 12 इसके सेगमेंट हैं जो ये दे रखे हैं, एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्ड टेक, मोबिल टेक, क्लोथ टेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैक टेक, होम्योटेक, प्रोटेक, ये सारे समझाने के लिए बता रखा है। मोबिल टेक जैसे ये होता है कि व्हीकल्स में जो यूज़ होता है, जैसे सीट बेल्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं, एयरप्लेन सीट्स हैं, ये सब मोबिल टेक में आएगा। जियोटेक में क्या आएगा? जैसे कि सॉइल को होल्ड बैक करने के लिए कुछ इस तरह के यूज़ होते हैं, तो वो जियोटेक में आएगा। नेक्स्ट है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष HWCs।
ये क्या आयुष्मान भारत का कंपोनेंट है? देखो, आयुष्मान भारत के अंदर SWCs की बात हुई थी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात हुई थी। उसमें जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उन्हीं को कन्वर्ट करने की बात थी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर, उसमें सुविधाएं बढ़ाकर, और वो जो है एकदम ग्राउंड लेवल तक जो है सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो ये बात सबसे मेजर है आयुष्मान भारत मिशन की। अब क्या आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसका कंपोनेंट है? यस, ये इसका कंपोनेंट है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा आयुष और आयुर्वेद वाले जो खासकर फील्ड के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं, उसके लिए सबसे मेजर स्टेप होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है, फंक्शन करता है। तो देखो, आप जल्दी जल्दी में इसको गलत कर देंगे। ये चीज़ जो है, ये सेंटेंस गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करता है, क्योंकि ये इंडियन मेडिसिन का सेंट्रल काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर फंक्शन करता है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के अंदर 2 ब्रांचेस हैं सर्जरी की, शल्य और शल्यक्रिया तंत्र। तो ये बात सही है, करेक्ट बात है, ये ऐसा होता है। इन्हीं के ऊपर अभी डिबेट चल रही है। तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। देखो, रिसेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने बताए हैं, लिस्ट किए हैं कि भाई ये जो आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो ट्रेंड होने चाहिए इन प्रोसीजर्स के अंदर, मतलब उनको इन ये स्पेसिफिक सर्जरीज करनी आनी चाहिए। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, जिसके अंदर जो एलोपैथी वाले सारे डॉक्टर्स का ये एसोसिएशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये डॉक्टर्स का, जो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम है मेडिसिन का, जिसको एलोपैथी बोलते हैं, उसके जो सिस्टम के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो IMA के अंडर आते हैं। अब IMA ने ये कहा कि ये क्या मजाक की बात है, हम जो इतनी साइंटिफिक रिसर्च के बाद में ये सब परफॉर्म करते हैं और इन सब का स्टडी करते हैं, आयुर्वेद के अंदर जो है साइंस है, लेकिन वो उसके इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं। तो उन्होंने इसको ये कह के क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन वो एक अपना जो है हमारे देश का एक एंशिएंट साइंस है और बहुत वेल वर्किंग साइंस था, लेकिन आज ये बड़ी डिबेट हो गई है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चरक संहिता इससे रिलेटेड है, अष्टांग संहिता इससे रिलेटेड है, सुश्रुत संहिता इससे रिलेटेड है। मतलब ये जो एंशिएंट सर्जरी सिस्टम जो होता था उससे रिलेटेड ये है, सर्जिकल नॉलेज इनमें दिया गया है। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी बोले जाते हैं। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी, उसमें इनके सारा नॉलेज दिया है इन्होंने, और इसमें 60 तरह के जो हैं उपकर्म बताए हैं घाव के ट्रीटमेंट के लिए, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, 300 सर्जिकल प्रोसीजर इन्होंने बताए हैं सुश्रुत संहिता के अंदर। तो बहुत स्टडी इसमें की हुई है एंशिएंट टाइम में, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं। ठीक है, तो ये हैं सुश्रुत को पहला सर्जरी का बड़ा जो है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिशनर बताया गया एंशिएंट टाइम का। ठीक है, ये करंट डिबेट इसी के रिगार्डिंग है। तो शल्य तो होती है आयुर्वेद के अंदर जनरल सर्जरी, और शल्यक्रिया होती है जिसमें आँख, नाक, कान, गला, गर्दन और जो सिर है, ओरोडेंटिस्ट्री वाला जो सारा जो एरिया है, इससे रिगार्डिंग जो सर्जरी होती है उसकी बात की गई है शल्यक्रिया के अंदर। तो शल्य और शल्यक्रिया 2 इसमें तंत्र बताए गए हैं। तो ये जो 2 फील्ड हैं, इनको पढ़ना पड़ता है किनको, जो आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, और फिर ये आयुर्वेदिक सर्जन्स भी बनते हैं यहाँ से। तो CCIM है, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ये फंक्शन करती है। तो IMA डॉक्टर्स ने इनसे ये पूछा है CCIM से कि आप एक्सप्लेन करो प्रूफ के साथ में कि आपका जो आयुर्वेद का लिटरेचर है वो मॉडर्न जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसके इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करो आप, ये कहा इन्होंने। तो ये सारा इशू है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ये सब क्यों स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। एक जो स्टडी हुई थी इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग ब्रुकलिन स्टडी जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में 1000 लोगों के ऊपर 0.55 इतने ही बेड हैं एवरेज, और 1445 इंडियंस के ऊपर 1 डॉक्टर है इंडिया में। और ये तो एक एवरेज निकाला गया है, कुछ एरियाज में तो बहुत बुरी स्थिति है, खासकर ग्रामीण एरिया में। शहरों में जैसे कि 1000 के अंदर आपको ज़्यादा भी मिल जाएंगे डॉक्टर्स, 10, 15, 20, 50 भी मिल जाएंगे पर 1000 के ऊपर, लेकिन एवरेज इंडिया में 1445 इंडियंस के ऊपर 1 डॉक्टर है।
तो ये 2019 में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये चीज़ है, और रियल सिचुएशन, ग्राउंड की सिचुएशन शायद इससे भी बदतर हो सकती है। अब WHO का ये नॉर्म है, स्टैंडर्ड नॉर्म ये है कि पर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका लेसन था। बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आज रात को आएगा। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग। इट वाज अमित सैनी।